रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल, योर सर्च एंड्स हियर। हाँ जी, आपने रेडियो वाई साउथ एशियन पल्स ड्राइव टू चल रहा है, brought to you by वाई मीडिया। वेल हमारे साथ पीके सबरवाल जी जुड़ चुके हैं फ्रॉम टीम सबरवाल। रियल एस्टेट के रिलेटेड कोई सवाल, पीके सबरवाल जी मेन स्पॉन्सर भी है। वाई मीडिया हमारे आईपीएल बिग शॉट के आईपीएल की जितने भी कवरेज हो रही है, एक्सटेंसिव कवरेज के मेन स्पॉन्सर भी है टीम सबरवाल से पीके सबरवाल जी। एंड आज जो है ढेर सारी हम लोग बातें करेंगे। एंड सभी को पता है बजट जो है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट आज खुलासा हुई है, बहुत बड़ी डिस्कशन जो है सुबह से हो रही है, अभी भी होगी। एंड काफी सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों के मन में है, आपने कुछ पढ़ लिया है, कुछ आपके पर्सनल क्वेश्चन है, आप कॉल कर सकते हैं 9052269109 पे। 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर टू कॉल। मजाक पीके जी जुड़े हुए हैं, उनको वेलकम कर लेते हैं। पीके जी वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सारा एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ओवर लिसनर्स। जी सारा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बजट की चर्चा है और ये चर्चा चलती रहेगी लगता है एक हफ्ता और। अभी जब तक पूरा बजट ध्यान से नहीं पढ़ा जाएगा तक अभी तो सिर्फ हेडलाइंस है, सब कुछ है, उसके अंदर से क्या क्या निकलता है इस पिटारे में से वो तो धीरे धीरे 2-4 दिनों में ही निकलेगा बाहर। बिल्कुल। एंड लोगों की तब रिएक्शंस भी आने स्टार्ट हो गई कि किस तरीके से हमें अफेक्ट कर सकता है। एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो स्पेंड हो रही है, ये कहाँ कहाँ इम्पैक्ट करेगी हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को, कम्युनिटी को एज अ होल। तो पीके जी इसी के बारे में आज बात करते हैं। जो बजट आई है, जो हाउसिंग इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, तो सारे जो बेनिफिट्स आ रहे हैं, ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे, बजट के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें। जी इस बजट को सबसे पहले तो उन्होंने सबसे बड़ा एजेंडा उनका हाउसिंग था। सबसे बड़े तो मैंने देख लिया इस बजट के अंदर एजेंडा हाउसिंग था। बाकी अलग अलग चीज चोरी चिकारी के ऊपर कुछ करने का, हेल्थ के ऊपर करने का, स्टूडेंट लोन के ऊपर कुछ करने का, वो बहुत कुछ चलता जा रहा था। कॉर्पोरेशन के ऊपर कुछ करने का, टैक्सेशन के ऊपर भी था। लेकिन मैं पहले शुरू करता हूँ हाउसिंग से। हाउसिंग के ऊपर सबसे बड़ा उनका एक ये एजेंडा था और इसके अंदर उन्होंने कहा है कि उनका टारगेट है 3.9 मिलियन नए घर बनाने का बाय द ईयर 2031। 3.9 मिलियन। अच्छा, अब सीएमएससी भी इसके बारे में कह चुकी थी कि 3.5 मिलियन घर इनको और चाहिए 2030 तक, अगर ये अपना 2003 और 2004 का अफोर्डेबिलिटी लेवल रिस्टोर करना चाहते हैं। ये सीएमएससी कह चुकी थी, तो वही पास हो गया। उन्होंने 3.5 मिलियन कहा 2030 तक, तो ये कह रहे हैं 3.9 मिलियन 2000। तो अब बात ये उठती है इसके लिए उन्होंने क्या प्लान रखा। हालांकि 1.87 मिलियन तो ऑलरेडी उनके एजेंडे में है और सब टारगेट में है, वो चल ही रहा है। यानी कि समझ लो कि 2 मिलियन उसमें और ऐड करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या प्लान रखा है, सबसे पहले उन्होंने थोड़ा नहीं, ज्यादा ही मैं कहूंगा, थोड़ा वर्ड मेरे मुंह से वैसे ही निकल गया। बिल्डरों को उन्होंने थोड़ा सा, फिर भी थोड़ा कह रहा हूँ मैं, देखो अपनी बात खुद ही काट रहा हूँ। बिल्डर को इन्होंने एनकरेज करने के लिए उनका जो कैपिटल कॉस्ट अलाउंस है वो उन्होंने 4% से बढ़ाकर 10% कर दिया। अपार्टमेंट्स के लिए जो कैपिटल कॉस्ट अलाउंस था, जिसमें अपना टैक्स राइट ऑफ करते थे बिल्डर, वो उन्होंने बढ़ाकर 10% कर दिया। इसे ह्यूज, ताकि उनको एनकरेजिंग मिले, उनको प्रॉफिट हो और घर लेकर आए। क्योंकि न्यू हाउसिंग सप्लाई के लिए, न्यू हाउसिंग स्टार्ट के लिए बिल्डरों का बीच में एंटर करना बहुत जरूरी है। एक तो ये इन्होंने इसके अंदर लेकर आए हैं। दूसरा, ये मॉर्गेज अमोर्टाइजेशन 30 ईयर्स फर्स्ट टाइम बायर के लिए लेके जा रहे हैं, इंश्योर्ड मॉर्गेज सिर्फ नए घरों में। इसमें भी ये बिल्डरों के लिए किया जा रहा है ज्यादातर। मैं तो फर्स्ट टाइम बायर को इतना बेनिफिट नहीं हो रहा जितना ये बिल्डरों को कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम बायर कौन ले लेगा, किसके पास हैसियत है, इस वक्त बहुत कम है जो कि न्यू बिल्ड कर लेंगे। अगर उन्होंने फर्स्ट टाइम होम बायर्स को हेल्प करना ही था तो क्यों नहीं सब घरों में, रीसेल के अंदर भी क्यों नहीं किया उन्होंने। फर्स्ट टाइम बायर अगर कोई भी कर लेगा, उसकी अमोर्टाइजेशन इंश्योर्ड की जो है 30 ईयर अमोर्टाइजेशन सब में कर दो तो चलो मानूंगा, चलो जी अभी ये फर्स्ट टाइम बायर के लिए भी हेल्प आता है। वेरी रेयर फर्स्ट टाइम बायर्स है जो की न्यू बिल्ड्स के ऊपर जाते हैं। तीसरा, उन्हें अच्छा लगा मुझे लैंड अवेलेबल जो कर रहे हैं होम कंस्ट्रक्शन के लिए, इंक्लूडिंग कनाडा पोस्ट और नेशनल डिफेंस प्रॉपर्टीज जो है, क्योंकि लगभग 1700 कनाडा पोस्ट ऑफिस है ऑल ओवर कंट्री। उनकी लैंड्स को जो है ये देंगे और लॉन्ग लीजेस लैंड डेवलपर्स, ताकि इसके घर बनाए जाए। और नेशनल डिफेंस प्रॉपर्टीज पड़ी है, उसको भी यूज करेंगे घरों बनने के लिए। ये मुझे पॉइंट कुछ अच्छा लगा। एक इन्होंने 250 मिलियन डाला है होमलेस शेल्टर के लिए, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट कि मिलना चाहिए ये घरों के लिए। एक उन्होंने RRSP का लेवल 35,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया, ब्यूटीफुल, अगेन ये भी अच्छी बात है ये। और एक जो उन्होंने टैक्सेशन के ऊपर किया है इन्वेस्टर्स के ऊपर, विच इज गुड, आई वुड से प्रोवाइड द मनी गोज टू द राइट प्लेस। जैसे कैपिटल गेन 250 से अगर अबव होता है, 250,000 से अबव होता है, तो उसके ऊपर आपका कैपिटल गेन 50% के ऊपर नहीं 66% के ऊपर लगेगा। इससे ह्यूज चेंज। और कॉर्पोरेट्स के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ, ट्रस्ट के साथ ये डाल दिया उन्होंने। इससे उनको उम्मीद है कि $19.4 बिलियन की इनकम होगी 4 साल के अंदर। अब इनकम लेके इन्होंने इंटरेस्ट देना है अपना खुद का, या दूसरी कंट्रीज को बांट देना है, या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है, या फर्स्ट टाइम होम बायर जिन लोगों के घर नहीं है उनके ऊपर लगाना है, ये सोचने वाली बात है। अगर ये
अमीरों से लेके गरीबों को बांट रहे हैं तो आई बी वेरी हैप्पी। लेकिन अगर ये इन्वेस्टर से और कैपिटल गेन वालों से लेके इन्होंने चंदे ही देने हैं बाहर, तो ये क्यों लिया जा रहा है? ये भी एक मुद्दा है जो कि पॉलीवर साहब ने भी उठाया है। बाकी और छोटी मोटी बातें और भी थी। टबैको के ऊपर $4 लगा दिया, कार्टन के ऊपर वो जो था, वेब सप्लाई को और 12% ऐड कर दिया, वो अलग अलग कई चीजों के ऊपर है। स्टूडेंट्स के ऊपर जो है 48 मिलियन जो है उनके लोन फॉरगिवनेस के ऊपर डाल रहे हैं। 253 मिलियन जो है हेल्थ एंड एजुकेशन वर्कर्स के उनके वेव करने के लिए लगा रहे हैं, लोन्स वगैरह। या है बहुत कुछ इसके अंदर, कितना करते हैं वो देखने वाली बात है सारा। एंड पीके जी, दूसरा सवाल पूछने से पहले हमारे लिसनर्स, अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है, 9052269109 इज द नंबर टू कॉल। 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर। पीके जी, जो ये जब बजट आया था ना, तो बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे थे तब। सो कुछ इंडस्ट्री वॉचर्स, मैं उनको बोलूंगी सोशल मीडिया पे, उन्होंने ये कहा है कि जो हाउसिंग स्ट्रेटेजी आई है ये शॉर्ट टर्म पेन इन्फ्लिक्ट कर सकती है। तो बहुत क्रिटिसिज्म्स भी आ रहे हैं इस स्ट्रेटेजी को लेके। तो आपका क्या कहना है? डू यू हैव एनी क्रिटिसिज्म? शॉर्ट टर्म पे तो बिल्कुल है। जब लोग घर नहीं ले पाएंगे, सेल कम होगी, फंडिंग कम होगी, घर कम बनेंगे, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ही नहीं हुआ अभी इनका। यस, पे होगा, मैं मानता हूँ। प्लस ऊपर से जो ये भी कह रहे हैं कि सीआरए के साथ लिंक करेंगे इसको, अभी ये बोला नहीं, अभी तो प्रपोजल ही दिया उन्होंने कि सीआरए के साथ इनकम लिंक करेंगे बारोवर की। इट विल बी डेफिनेटली ए पेन इन द बिगिनिंग, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो मुझे लगता है अच्छा होगा। ये साफ सुथरा काम होना ज्यादा अच्छा है। जस्ट कंसल्टिंग द इंडस्ट्री नाउ, क्या वो ऐसा कोई टूल बनाए जिसमें कि सीआरए जो वेरीफाई कर सके बारोवर की इनकम सीआरए के थ्रू, जो लेंडर है। या ये ज्यादातर इंडस्ट्री में लोगों का कहना है कि ये शुरू में बड़ी पेन होगी, पर धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा। या तो पीके जी, जो ये जो हाउसिंग क्राइसिस भी चल रहे हैं अभी बहुत टाइम से चल रहे हैं, एंड लेटेस्ट स्टेजेस पे भी हम इन सम एस्पेक्ट से चलेंगे भी। तो अगर मैं इस बजट के बारे में पूछूं, जो ये बजट आया है, लॉन्ग टर्म आपने बात करी कि लॉन्ग टर्म पे अच्छा होगा। सो क्या हाउसिंग क्राइसिस अफेक्ट होगा इस चीज से? विल इट बी बेटर? देखो, मैं बताऊं एक बात, इतना बुरा हो चुका है इस वक्त कि इनको बहुत ऑन ए वॉर फुटिंग काम करना पड़ेगा। सिर्फ ये बजट लाके रखने से काम नहीं बनेगा, इसको एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए सारा, आज से सिर्फ 7-8 साल पहले 2015 में, ज्यादा दूर जाते ही नहीं हम, 2015 में एक हाउस होल्ड इनकम का 39.3% घर पे लगता था। ठीक है, हाउस होल्ड इनकम का 39.3, आज पता कितना है? 63.5। और ये भी एवरेज है, कहीं वो तो 70% होगा, 75% भी होगा, कहीं तो बेचारे जो किराया भी नहीं ले पा रहे। ये एवरेज की बात कर रहे हैं। इसको ठीक होने में क्या लगता है? कोई जल्दी हो जाएगा? पहले तो उसी लेवल पे लेकर आए, जो लेवल पहले था। अगर आप 30 साल पहले जाए तो ये 32 था, 32.8, 2015 में 39.3, अब 63.5। पहले तो लेवल सुधारे हैं, उसके बाद अफोर्डेबिलिटी की बात होगी। घर तो बने, पहले घर ही नहीं है, घर ही नहीं है। अब बच्चे एक ही कमरे में 2-2 सो रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि वो कमरा दिन और रात में बांट लिया गया है। जिनकी डे की ड्यूटी है, दिन में कोई और आके सोता है, जिसकी नाइट की ड्यूटी है, दिन वाले रात को जाके वहाँ सोते हैं। यहाँ तक भी होगी प्रॉब्लम। ये सड़क पे आने वाली बात नहीं होगी क्या? होमलेसनेस नहीं हो गया क्या? शेल्टर नहीं हो गया क्या? ये क्या हो गया? ये मुझे बताइए आप। इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। ये तो हालत खस्ता ही खस्ता है। ये मुझे नहीं लगता कि हाउसिंग जो है, अब देखिए आरबीसी की रिपोर्ट हमने देखी थी ना, वो क्या कह रहे थे? सीएमएससी भी कह रहा था कि अभी इस साल 4.9% प्राइस और बढ़ने की उम्मीद है। 2026 तक वो कह रहे हैं कि 20% तक प्राइस बढ़ने की उम्मीद है, 20% तक बढ़ने की उम्मीद। कोई मजाक है? यही लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हालत तो ठीक नहीं है, शर्म वाली बात है। G7 कंट्रीज के अंदर वी आर गोइंग फार बिहाइंड। एंड पीके जी, जो आपने अभी ये रिपोर्ट की भी बात करी कि प्राइसेस जो है 20% तक इंक्रीज होने के चांसेस, इज अ वेरी आई थिंक कंसर्निंग फैक्टर, कंसिडरिंग जो करंट लोग ही नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। सही कहा आपने कि जो करंट लोग है वही हम लोग करंट प्राइसेस को ही नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। लेटेस्ट स्टेजेस पे कैसे होगा? तो पीके जी, जस्ट थिंक अबाउट इट। से ये जो ये आ रहा है, जो बजटिंग आई है, देन ऑब्वियसली कंसल्टेशंस होगा, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम इफ उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए। सो जो टाइमलाइन है हमारे हाउसिंग क्राइसिस का एंड दिस टाइमलाइन ऑफ द बजट, इसको अगर हम पैरेलल करें तो कितना टाइम लगने वाला है फॉर दिस हाउसिंग क्राइसिस टू गेट? अगर इसको अमल करें तो 2030 तक अगर इसको अमल करें तो हालत ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर इसको अमल करना शुरू करते हैं तो हालत अगले साल से ठीक होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन प्राइस के साथ साथ इनकम तो बढ़ते को मैं बताऊं, प्राइस बढ़ना इतना तंग नहीं कर रहा जितना उसको अफोर्ड करना तंग कर रहा है। प्राइस 1 मिलियन का लोग लेने को तैयार है अगर इंटरेस्ट 2.5% हो। प्राइस तो बढ़ गया 3 गुना, इंटरेस्ट भी बढ़ गया 4 गुना, तो आप नहीं ले पा रहे ना। प्राइस किसको चुभता है? कि बाहर को भी नहीं चुभता, सेलर को भी नहीं चुभता, पर वो ले सके। इसको मुद्दा घर अफोर्ड करने का है, ना कि प्राइस का है। और प्राइस अगर नहीं बढ़ेगा तो वैसे इकोनॉमी खराब हो जाएगी। तो प्राइस एज पर इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए, पर अफोर्डेबिलिटी मेन बात वो आती है। इंटरेस्ट नीचे आने शुरू हो रहे हैं जून से, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, वो चुभता नहीं है। ये बात ये है। देखो अभी भी जो है ना, कंज्यूमर जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा है, घटा नहीं है। देखो मैं आपको ऑप्टिमिज्म की बात बताता हूँ। इस वक्त भी कैनेडियंस आर बुलिश।
विश वो जा रहे हैं। आधे कैनेडियन लगभग 48% वो कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में कीमतें बढ़ेंगी। आधे कैनेडियन कह रहे हैं, सिर्फ 8% कह रहे हैं कि गिरेगी, और बाकी के जो है 44% के आसपास रह जाते हैं, 48 और 8 56 हाँ 44, वो कह रहे हैं कि कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब देखो ये जो 48% है ना, वो जो डिफरेंस आया है इनके अंदर 2022 के अंदर ही ये डिफरेंस है, ये 40 पॉइंट्स का था सिर्फ, जो 48 पॉइंट में हो गया। यानी कि एक साल के अंदर अंदर अब लोगों के दिमाग में आ गया अब तो कीमत बढ़नी है जी, कोई रोक नहीं सकता। 22 में फिर भी सोचते थे कुछ गिरेगी कुछ गिरेगी, अब ये सोचने वाली बात, बनने वाली बात वाले लोग ज्यादा होते जा रहे हैं बजाय कम होने के, विच इज जब देखो जब एक मन के अंदर एक धारणा आ जाती है वो बात हो भी जाती है। जब लोगों ने सोच लिया कि कीमत बढ़ेगी तो बढ़ेगी, कैसे गिरने की तो बात आप छोड़ दो ना, ये तो बात खत्म हो चुकी है, बात बढ़ने की करो बस। पीके जी हमारे तुम्हारे साथ टीम सब्रवाल से पीके जी जुड़ चुके हैं। पीके सब्रवाल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे से काफी सारी बातें हो रही है भाई। जो बजट है, आज बजट आया था एंड बजट के ऊपर काफी सारे डिस्कशंस आए हैं, रिएक्शंस आए हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशंस ढेर सारी हमारी भी हो रही है। पीके जी से अगर आपका भी कोई भी सवाल है आप कॉल करके पूछ सकते हैं 9052269109। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सब्रवाल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कोई भी अगर आप लोगों को भी सवाल पूछना है 9052269109 इज द नंबर टू कॉल। वेलकम बैक पीके जी। देखो अभी क्या होता था, ये जो मजबूरी है ना घर की अफोर्डेबिलिटी के, नए रास्ते निकलते हैं। पहले होती थी 2-2, 3-3 एकड़ जगह के अंदर लोगों के घर हुआ करते थे, अभी भी है ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जमीन छोटी होती गई, घर का साइज नहीं छोटा हुआ, फिर धीरे धीरे जमीन छोटी के साथ घर का साइज भी छोटा होता गया। डिटैच घर से सेमी अटैच हो गया, फिर टाउन होम हो गया, टाउन होम के बाद स्टैंडर्ड टाउन होम आ गए, स्टैंडर्ड टाउन होम का अर्बन टाउन होम आ गए, यानी नीचे कोई, ऊपर कोई, साइड में कोई, लेफ्ट में कोई, राइट में कोई, फिर बिना लॉन वाले आ गए, पीछे पार्किंग आगे वो आ गए। मतलब ये मुझे इसका अपार्टमेंट आ गए, अपार्टमेंट 1,500 स्क्वायर फीट से करते 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 3 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट आ गए। अब ऐसे अपार्टमेंट आ रहे हैं जिसमें बेडरूम में खिड़कियां भी नहीं है जी। हाँ जी। तो ठीक है, अब उसके बाद अब वो आगे क्या हो रहा है, को ओनरशिप शुरू है। को ओनरशिप के अंदर क्या है, ये घर के दो फैमिली मालिक, चलो जी इसमें 4 कमरे, 2 तुम ले लो 2 हम ले लेते हैं, मिलकर ले, 2 से इकट्ठे रह रहे हैं, बहन भाई इकट्ठे रह रहे हैं, तो को ओनरशिप के अंदर शुरू होगी ये कहानी। तो ये होम बाइंग ने ऐसे रिसोर्सेज पूल इकट्ठे किए आपस में, मल्टी फैमिली होम बाइंग के चक्कर में अब ये तरीका शुरू हो गया। आवश्यकता कहते हैं ना, आविष्कार की जननी है, आवश्यकता जो है नए नए आविष्कार लाती है। तो ये हो रहा है। तो अब जैसे अब ये कह रही है सरकार की 4प्लेक्स के लिए हम बहुत बात करेंगे, 4प्लेक्स ब्लॉक, जिसको डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, लेकिन कई लोग कह रहे हैं करेंगे, कई म्यूनिसिपैलिटीज कह रही है हम करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, तरीके हैं। देखो मेन बात ये होती है, आप मुझे बताइए सारा छोटी सी बात है, जिस बंदे का घर नहीं है उसको ये नौबत आ गई है कि वो सड़क पे जाके अपने परिवार के साथ बैठ जाएगा, क्या उसको इस बात से लेना देना है कि घर बड़ा है कि छोटा है, इसमें 10 सीढ़ियां या 15 सीढ़ियां, इसका बेडरूम 8x8 का या 10x12 का, वो कह रहा मुझे घर मिल जाए बस छत चाहिए और कुछ, ठीक है ना। तो हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कुड़ूर ऐसे लाए जाए 4प्लेक्स वाले, एनवायरमेंट खराब हो जाएगा, सेहत खराब हो जाएगी उसकी, जिसके बाद आलीशान महल है जो कहता है मेरे सामने गार्डन चाहिए, चला जाओ वहाँ पर। जिस बंदे को खाने को रोटी नहीं है, जिस बंदे के सिर पे छत नहीं है, उसको किस बात से लेना देना, मेरी एनवायरमेंट ये है, मेरा एनवायरमेंट, वो वैसे बिना एनवायरमेंट के चक्कर में मर जाएगा बेचारा, ठीक है ना। तो ये आई थिंक कि ये वो भी ये देखना बहुत जरूरी है, जिस होमलेसनेस जो लोग नहीं ले पा रहे, जो किराए भी नहीं दे पा रहे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से, एंड आई गो विद दैट। बिल्कुल पीके जी, कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, हेलो सब्रवाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या है? देखिए सब्रवाल साहब, इनको ना 4-5 साल पहले ये काम अभी कर रहे हैं ना, 4-5 साल पहले करना चाहिए था। हाँ जी, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा देखिए, जो नए घर बना रहे हैं वो कहते हैं कार्बन टैक्स बढ़ा देंगे, जो भी है, जो नए घर बना रहे हैं वहाँ उनको बोलो कि सोलर पैनल वैनल लगाए, वहाँ से कुछ एनवायरमेंट फ्रेंडली, वहाँ से गर्मी आए, लोगों का बिल कम हो। वो सब विचार क्यों नहीं आता है इन लोगों को जी, ये बताइए पहले। ये बस वो वोट लेने वाला बजट है जी। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब करते आ रहे काम, जब सब कुछ खत्म हो चुका है, आप कह रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे। 4 साल पहले क्यों नहीं किया जो आपने कहा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बहुत तरीके हैं हेल्प करने के। आप टैक्स पेयर से बड़े बड़े पैसे इकट्ठे कर रहे हो, मेरे को लगता है सुबह भी आप थे ना हमारे साथ, तो टैक्स पेयर से पैसे इकट्ठे करते जा रहे हो और बाद डोनेशन करते जा रहे हो। आप जो है अपने आप को दुनिया में दिखा रहे हो कि हम कितने बड़े दानवीर हैं, कर्ण है, और अपने घर के अंदर ही बैठे हुए लोग होमलेस हो रहे हैं, खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं। गैस प्राइस देखो जो प्रीमियम में $2 क्रॉस कर गया, तो बुरा ही हाल है। और वो हेल्प करने के बहुत तरीके, आप ग्रांट दे दीजिए, आप इनकम बेसिस के ऊपर, एक तो CRA से लिंक कर दीजिए ताकि कोई झूठ ना बोले, और जब सच आ जाए तो उसको ग्रांट दीजिए। रेंट के अंदर ग्रांट दीजिए, क्यों नहीं देते ग्रांट? आप 25% रेंट उसका सरकार देगी, क्यों नहीं करते आप ऐसा? खरीदने में हेल्प कर दीजिए। अब खरीदने में जो उन्होंने ये अकाउंट खोला था, फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट, उसको FHSA कहते थे, उसके अंदर जब 7,50,000 लोगों ने अकाउंट खोला, जिसके अंदर जब आपको पता ही होगा, जिसके
अंदर आप पैसा इकट्ठा करते हैं तो $40,000 तक आप डाउन पेमेंट टैक्स फ्री उसके अंदर काउंट हो जाती है। वो तो पिछले साल ही खुला ना सरवाल साहब, वो तो पिछले साल का 8,000 और इस साल का 8,000, अभी तो 16 ही पहुंचा है वहाँ पे। मैं तो कह रहा हूँ ये खोला, ये क्यों नहीं 4 साल 5 साल पहले कर दिया? अब तो लोग 40,000 जुड़ चुके होते हैं ना। हाँ जी, ठीक है ना। तो अब ये है, अब इसके अंदर भी देखा जाए जब इन्होंने अकाउंट खोला तो ये तो शर्म की बात है ना गिरीश जी, है ना शायद आप, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गिरीश जी, ये तो शर्म की बात है ना कि 50,000 टोटल अकाउंट खोला पूरी कंट्री के अंदर, कुछ भी नहीं है। तो इससे क्या नजर आता है कि लोग बेचारे जोड़ ही नहीं पा रहे। वही नहीं, इतना महंगाई है, लोगों को पैसा बचता ही नहीं, लोग कहाँ से बचेंगे? जोड़ ही नहीं पा रहे बेचारे लोग। तो क्यों ना इसमें ये कर देंगे, आज 4 आप डालो, 4 हम डाल देते हैं, फिर जुड़ जाएंगे। नहीं देखिए, जब 4-5 साल पहले ये होता था कि कोई छोटे छोटे घर, एक एक कमरे, 2-2 कमरे कोई बन रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टर लग जाता था, उसने 2-3 बुक करा दिए, 1 साल के बाद वो अपना बेच लेता था उसको 1-2 लाख एक्स्ट्रा। और वो बेचारा जो रही गया, वो गरीब आदमी तो फिर जाके उसी किराए में रहेगा, वो या तो लेगा, उसको 1 साल में 1 साल बढ़ गया, इतनी तो वो कमाया नहीं होता है जी, और वो इतना उसका दाम बढ़ गया। तो यही धीरे धीरे करके यही बढ़ गया, और क्या यही हुआ है, लोगों को समझ में नहीं आया, और आगे हालत कोई अच्छी होती नजर भी नहीं आई। यहाँ बड़ा मुश्किल। अच्छा देखिए सर, एक आम बच्चे सबको, देखो सीधी सी बात है, मैं 50 साल से यंग को बच्चे ही कहूंगा, क्योंकि मेरे अपने बच्चे ही बस 50 में 40 से 45 से ऊपर जा चुके हैं, तो मैं बच्चे ही कहूंगा। ये जो स्टूडेंट मान लीजिए, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मिलेनियल्स है, जो यंग है, वो रोटी खाने के लिए उनका नहीं हो रहा काम। तो पैदा नहीं होता घर से, पैदा होते ही वो फाइनेंशियल नहीं सीखता, वो बजटिंग नहीं सीख पाता ना सर। वही बता, देखिए अभी ऐसे इन्होंने हालत कर दी कि कोई कहता है, कहीं खबर आती कोई गो स्टेशन के पार्किंग लॉट में ब्रामली गो के अंदर सोता है, कोई 1-2 बच्चों के साथ फैमिली पार्किंग लॉट में सो रहा है गाड़ी में, ये कई तो खबर ये भी आती है। तो बस ये यहाँ ये तो इनको थोड़ा पहले ही देखना चाहिए था, क्या बताएं। ओके सर, बहुत बहुत तो सर ना इसको कंक्लूड करते हैं अभी हम, तो मैं जाते जाते बताऊंगा। हाँ जी, आई थिंक इनका एक और सवाल था, आई थिंक। हाँ जी, बताइए गिरीश जी, बताइए। हाँ सर, देखिए सर, अभी भी जो 2-3 मेन पॉइंट हैं, जैसे कि वो बैंक से लिंक करना, ये वो इनको पता है प्रॉब्लम, लेकिन उस पर भी वो कंसल्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कंसल्ट करने की। तुम जल्दी फैसला करो, तुम्हें करना है नहीं करना है जी। अजी कंसल्ट करने की नहीं सोच रहे हैं, एक कदम और पीछे प्रपोज कर रहे हैं, क्या हम कंसल्ट करें? वही कंसल्ट करें नहीं, प्रपोज कर रहे हैं, क्या हम कंसल्ट करें? हाँ, तो तुम्हें प्रॉब्लम पता है तो तुम करो, जल्दी करो, नहीं करोगे तो क्या किया जाए, मतलब उसमें भी सोच रहे हैं, सब पता इनको सब है, करना कख नहीं है, इसलिए तो मुझे प्रॉब्लम कुछ आ रही है। ओके सर, थैंक यू। तो सारा फॉर एनी रियल एस्टेट नीड, फॉर एनी काइंड ऑफ बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज एंड द ह्यूज इंसेंटिव फ्रॉम द बिल्डर्स एंड बेस्ट नेगोशिएशन विद द रीसेल प्रॉपर्टी यू आर प्लानिंग टू बाय और सेल, यू कैन कॉन्टैक्ट 647-299-4757. I repeat 647-299-4757, और you can visit teamsabarwal.com. अगर आप रियल्टर हैं और आप चेंज करना चाहते हैं, you want to join us with lot of trainings and all different type of trainings, और बहुत intensive training दी जाती है. We call it lunch and learn. You may contact me by text message, not to call because my phone is forwarded most of the time because of volume of calls. 647-299-4757. I repeat 647-299-4757, or you can visit teamsabarwal.com. Thank you very much, Sarah. थैंक यू सो मच पीके जी, इतने डिटेल डिस्कशन के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you.